हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एसपी सिंह। वेलकम बैक इन माय चैनल थिंक साइकोलॉजिकली। आपको एक्सरसाइज पर डिस्कशन करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो बहुत ही खास प्रैक्टिस सेट है सारी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट हो या फिर अदर टेट्स की एग्जाम्स हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये पूरा प्रैक्टिस सेट शिक्षण के बैकग्राउंड पर आधारित है। शिक्षण के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो पूरा देखें और अपने आंसर्स मेरे साथ मैच करने की कोशिश करें। राइट, चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 शिक्षण। प्रैक्टिस सेट 1 शिक्षण, क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन बहुत ही मतलब जो है गंभीरता से करेंगे, समझ कर करेंगे। जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन का आंसर मत करना। ओके, चलिए। शिक्षण का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आवाज सब तक सही पहुंच रही है? ओके। शिक्षण का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ऑप्शन ए सहायक सामग्री को, ऑप्शन बी पाठ्य योजना को, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक को, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को। चलिए बताइए आंसर। ए ऑप्शन सहायक सामग्री, बी ऑप्शन पाठ्य योजना, सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक, डी ऑप्शन पाठ्यक्रम। आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। बी इज राइट आंसर, पाठ्य योजना। क्लियर। अब आप देखेंगे एक टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाने जाता है तो वो पढ़ाएगा उस कंडीशंस में जो वो पहले से पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके आता है, वो है उसकी पाठ्य योजना। तो इसका मतलब शिक्षण में पाठ्य योजना को क्या कहते हैं? शिक्षण का ब्लूप्रिंट। अब यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन आप याद रखेंगे, 22 वर्ष यानी एक दूसरे का विपरीत क्वेश्चन। अगर ये पूछा जाता शिक्षण का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, तब पाठ्य योजना होगा। और अगर इसी क्वेश्चन को बदलकर पूछने के चांसेस हुए कि पाठ्य योजना को और क्या कहा जाता है, तब आप याद रखेंगे शिक्षण का ब्लूप्रिंट। तब उत्तर आपका हो जाएगा शिक्षण का ब्लूप्रिंट। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण की वह पाठ्य योजना जो शिक्षण के किसी एक विशेष कौशल को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है कहलाती है। अब आप देखेंगे शिक्षण के किसी एक विशेष कौशल को प्राप्त करने के लिए, कोई एक विशेष कौशल। हम पीछे लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं, आप लगातार स्टडी करते रहिएगा। मेरे सारे लेक्चर्स ऑलवेज यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, मैंने उनको हटाया नहीं है, इसलिए आप परेशान मत हो। जहां कहीं आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाए हैं, आप वीडियो को पुनः प्ले करके देख सकते हैं। राइट। तो यहां पूछा जा रहा है शिक्षण की वह पाठ्य योजना जो शिक्षण के किसी एक विशेष कौशल को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। अब देखेंगे आप, शिक्षण का कोई एक विशेष कौशल यानी छोटा सा कौशल, एक पार्ट है, उसको प्राप्त करने के लिए जो तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आर, ऑप्शन ए व्यापक पाठ्य योजना, ऑप्शन बी लघु पाठ्य योजना, ऑप्शन सी सूक्ष्म पाठ्य योजना, ऑप्शन डी लिखित पाठ्य योजना। गैस करेंगे आप? आई होप क्लियर होगा। सी इज राइट आंसर, सूक्ष्म पाठ्य योजना। क्लियर। व्यापक पाठ्य योजना जो आपकी परंपरागत क्लास में पढ़ाई जाती बड़ी होती है, ये व्यापक इसका मतलब 45 मिनट्स की हुई बड़ी। और इसी परंपरागत शिक्षण में एक छोटी सी भी पाठ्य योजना तैयार की जाती है जिसको लघु पाठ्य योजना कहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बताने के लिए। राइट। सप्लीमेंट्री टाइप की क्लासेस जो होती है वो इससे संबंधित होती हैं। और लिखित पाठ्य योजना, लिखना, लिखकर तैयार करना। लेकिन यहां पूछा जा रहा है शिक्षण के किसी एक विशेष कौशल को प्राप्त करने के लिए, तो यहां पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी राइट होगा आपका, सूक्ष्म पाठ्य योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हर्वर्ट की पंचपदी प्रणाली के सोपानों का सही क्रम है। आपने अक्सर सुना होगा हर्वर्ट की पंचपदी प्रणाली, पंचपदी। ये तो तय है कि हर्वर्ट ने जो शिक्षण की प्रणाली इजाद की है, जो बनाई है, उसके 5 स्टेप्स हैं, 5 सोपान होते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। 5 सोपान होने की वजह से इसको पंचपदी कहते हैं। अब उन 5 पदों का सही क्रम पूछ रहा है इसमें, तो आप यहां पर देखकर सवाल करने की कोशिश करें, जवाब दीजिए अपना। पहला है आपका सामान्यीकरण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है उद्देश्य कथन, चौथा है स्पष्टीकरण, पांचवा है प्रयोग। अब इन पांचों सोपान को सही क्रम में लगाना है। तो ऑप्शंस ए 2, 1, 3, 4, 5 सोचकर जवाब दीजिए। मैं बोल चुका हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन बी 1, 2, 4, 3, 5। ऑप्शन सी 4, 3, 1, 2, 5। ऑप्शन डी 3, 2, 4, 1, 5। क्लियर करिए। हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, डी इज राइट आंसर। अब आप देखेंगे पहले नंबर पर इसका होता है उद्देश्य कथन, ये पहले नंबर पर होता है। पंचपदी प्रणाली में, हर्वर्ट की पंचपदी प्रणाली में सबसे पहला सोपान जो होता है वो कौन सा होता है? उद्देश्य कथन होता है। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा होता है स्पष्टीकरण, और चौथा होता है सामान्यीकरण, और 5 सबसे लास्ट में है आपका पांचवा प्रयोग। तो इसका मतलब डी इज राइट आंसर। 3, 2, 4, 1, 5। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप देख सकते होंगे, एक से एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके बनाया हुआ है। सामान्य विद्यार्थी के विषय में सवाल पूछा जा रहा है कि सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे? एज ए टीचर आप क्या करेंगे? आपकी क्लास में एक सामान्य विद्यार्थी है। सामान्य की परिभाषा आप समझ पा रहे होंगे, आईक्यू से मेजर्ड है। सामान्य विद्यार्थी का आईक्यू कितना? 90 से 110 है। तो वहां पूछा जा रहा है कि जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तब आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, विद्यार्थी को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे। ऑप्शन बी, विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन सी, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। ऑप्शन डी, विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। आपको पता होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड में बालक केंद्र बिंदु है। अगर हम बात करेंगे बालक किसमें है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? आपको बाकी की चीजें नहीं करनी है। आप देखेंगे विद्यार्थी को उसी जगह खड़ा कर देंगे, गलत है ये। उपेक्षा करेंगे, गलत है। विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, गलत है। सी इज राइट आंसर। कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बातें करेंगे। बातें का मतलब पूछेंगे, बात करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। यहां होना चाहिए बात करेंगे, बातें टाइप हो गया। बात करेंगे इसका मतलब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं हो रही है तो आप अपने YouTube पर वीडियो की क्वालिटी को हाई करके देखें, हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे तो बहुत क्लियर होगा। आप लोग शायद आपको लगता होगा कि छोटा लिखा हुआ है या फिर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। मैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके हो सकता है यूट्यूब में जो आपका वीडियो क्वालिटी है वो कम रेजोल्यूशन पर हो, उसे एक बार चेक करिए। मेरा आइडिया है 360 पर आप देखेंगे तो वीडियो बहुत ही क्लियर आएगा। 360 पर देखेंगे तो बहुत क्लियर आएगा। बाकी आप आगे पीछे सेट करके देखिए, आपको क्लियर विजन होगा। क्वेश्चन नंबर 5। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है।
वैल्यूज एजुकेशन की बात चल रही है, राइट। ऑप्शन ए विद्यार्थी का स्वास्थ्य बनाना, विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त कराने के लिए तैयार करना, गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। यहां समझिए आप इस चीज को, पूछा क्या जा रहा, व्यक्तित्व का विकास करना या फिर गुणों का बहुआयामी। ये चीज पॉइंट आप देख लीजिएगा, इनको क्लियर कर बताएंगे आप। तो अगर हम बात करेंगे विद्यार्थी का स्वास्थ्य बनाना, ये मूल्य शिक्षा के अंतर्गत हम डायरेक्ट शामिल नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी को नौकरी तक सीमित रखना, ये गलत होगा आपका। गुणों का विकास करना एक पार्ट है इसका सिर्फ, इसलिए इस पर भी ध्यान नहीं देंगे हम। 3 ये गलत है। डी इज राइट आंसर, व्यक्तित्व का बहुआयामी, क्योंकि शिक्षा की पहली परिभाषा है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास। तो जब सर्वांगीण लगा है तो बहुआयामी हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, व्यक्तित्व का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। ये मूल्य शिक्षण का तात्पर्य होगा। क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट प्रणाली की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की गई है। अब आपने प्रोजेक्ट प्रणाली को बहुत बार सुना होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किलपैट्रिक के द्वारा किया गया है। किलपैट्रिक जॉन डीवी के स्टूडेंट थे, तो कभी कभी किलपैट्रिक ऑप्शन ना होने पर इसको जॉन डीवी का भी श्रेय देते हैं, जॉन डीवी को भी श्रेय देते हैं। तो आप यहां तय करेंगे, लेकिन बाय नेम अगर पूछा जाएगा तो इस पे प्रोजेक्ट प्रणाली में किलपैट्रिक का नाम ही आता है, राइट। अब यहां पूछा जा रहा कि प्रोजेक्ट प्रणाली की दार्शनिक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड किस पर तैयार है, यथार्थवाद पर, आदर्शवाद पर, प्रकृतिवाद पर, प्रयोजनवाद पर। अगर आप मेरी पहली लेक्चर पढ़ेंगे, यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, जहां हमने साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको बताया था, वहां आपको इन चारों विचारधाराओं के बारे में बताया था। ये पाश्चात्य दर्शन की 4 विचारधाराएं बहुत महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं दर्शन की, जिसमें आपका यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। लेकिन आप यहां समझेंगे सबसे पहली कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है, आदर्शवाद है। इसके विरोध में कौन सी आई है, दूसरी आई है प्रकृतिवाद। इसके बाद में कौन सी आई है, प्रयोजनवाद आई है, तीसरी है। और चौथी कौन सी है आपकी, यथार्थवाद है। तो यहां पर तीसरा है। अगर पूछा जाता है प्रोजेक्ट प्रणाली की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की है किसने, प्रयोजनवाद ने। कैसे, क्योंकि जॉन डीवी और किलपैट्रिक ये दोनों प्रयोजनवादी थे, ठीक है। तो यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब अनुदेशन सामग्री का मतलब समझिए आप, वो टीचिंग सामग्री जिसको हम टेक्नोलॉजी के रूप में अपने टीचिंग में प्रयोग करते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर आया आपका। ऑप्शन बी ऑडियो कैसेट आया। सी आपकी छपी सामग्री हुई और डी आपकी ट्रांसपेरेंसी हुई। क्लियर है, डी इज राइट आंसर। यहां नहीं पूछा गया, तो 3 तो हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ऑडियो कैसेट है, छपी हुई सामग्री है, ये 3 हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का यहां कोई अर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ट्रांसपेरेंसी होगा। डी विल बी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल तर्क शक्ति का विकास करना। आप देखेंगे पेडागॉजिकल जितने सवाल हैं उसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनको अगर आप आइडेंटिटी करेंगे तो सवाल देने में, सवाल का आंसर करने में आपको आसानी होगी। जैसे केवल, अब ये कीवर्ड है कि केवल निगेटिव वर्ड है। जिस ऑप्शन में केवल आएगा ये कभी सही नहीं होगा, सिर्फ आएगा कभी सही नहीं होगा, ही आएगा कभी सही नहीं होगा। ओके, तो यहां पर केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको तो हम पहले ही रिजेक्ट कर दें। केवल तर्क शक्ति का विकास करना गलत है। ये केवल चिंतन का विकास करना, मैंने बोला केवल बहुत निगेटिव है। केवल से रिलेटेड किसी भी ऑप्शन को पेडागॉजिकल में नहीं चुनना है सीटेट में। ए और बी दोनों केवल सूचना देना, तो सी इज राइट आंसर। अब यहां पर केवल हटा देंगे तो यानी अब 2 मिलाकर तर्क शक्ति
एवं चिंतन का विकास करना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ओके, क्लियर? बढ़े आगे क्वेश्चन पर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक पाठ समाप्ति पर, एक नॉर्मल कंडीशन है, जब टीचर पाठ अपना समाप्त कर लेगा तब की कंडीशन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, श्याम पट को साफ करने के बाद कक्षा को छोड़ें। ऑप्शन बी, किसी छात्र से श्याम पट को साफ करा दें। ऑप्शन सी, श्याम पट को यूं ही छोड़कर चले जाएं। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्लासरूम में कितना आप ऑब्जर्व करते हैं आपको शायद पता होगा। ए इज राइट आंसर। श्याम पट को साफ करने के बाद ही क्लासरूम को छोड़ना है। ये श्याम पट कौशल में सिखाया जाता है। शिक्षण के बहुत सारे कौशल हैं जिसमें श्याम पट कौशल भी है। श्याम पट कौशल में श्याम पट पर लिखते समय एंगल का भी वर्णन है। 45 डिग्री के एंगल पर खड़े होकर लिखना चाहिए। डस्टर चलाने का भी तरीका उसमें बताया गया है। और आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास बोर्ड को खुद ही इरेज करना है, साफ करना है, तब जाना है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, ऑफलाइन में मैं बच्चों को बताता रहता हूं। तो यहां शिक्षक की जिम्मेदारी है कि श्याम पट को साफ करने के बाद ही क्लास को छोड़ें। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षण क्रिया तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक एक छात्र, अब देख लो आप किस चीज पर यह बात कही जा रही है। ऑप्शन ए, अनुशासित ना हो। ऑप्शन बी, निष्ठावान ना हो। ऑप्शन सी, इसके लिए इच्छुक ना हो। ऑप्शन डी, अन्वेषी ना हो। अब पूछा जा रहा है शिक्षण क्रिया तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि एक छात्र चाइल्ड सेंटर्ड में, अनुशासन एनसीएफ का ही पॉइंट नहीं है। एनसीएफ कह रहा आत्म अनुशासित होना चाहिए। कठोर अनुशासन, अधिक अनुशासन, अनुशासन, ये सारे नेगेटिव पॉइंट होंगे। बच्चे हैं भाई, कितने अनुशासित हो सकते हैं। निष्ठावान ना हो, बच्चे हों तो बच्चों से निष्ठा का भी कोई मतलब नहीं हुआ। इसके लिए इच्छुक ना हो, आप अक्सर देखते होंगे बच्चे क्लासरूम के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें बनाना पड़ता है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यही है। इसलिए बार बार टीचिंग में टीएलएम का प्रयोग या फिर एक्टिविटीज क्लासेस की बात की जाती है। एनसीएफ 2005 इस पर बहुत सारा वर्क कर रहा है कि कक्षा कक्ष में गतिविधियां होनी चाहिए, राइट। तो यहां पर अन्वेषण, अन्वेषी ना हो, अन्वेषण सही है। शिक्षण क्रिया तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि छात्र स्वयं अन्वेषण नहीं करने लगेंगे। जब खोजने लगेंगे, अन्वेषण का मतलब खोजना, सर्च करना, जब वो खुद खोजने लगेंगे, प्रश्न करने लगेंगे, तो सोच लेना शिक्षण सफल हो जाएगा। इसका मतलब डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पिछले लेक्चर्स में देखेंगे हमने आपको रेखीय अभिक्रमित पढ़वाया था, जहां पर आपको बताया था अभिक्रमित अनुदेशन की 3 विधियां, रेखीय, साखीय, मैथेटिक्स। भूलने की जरूरत नहीं, उसको बड़े आसानी से याद कर सकते हो। जहां रेखीय लिखा था, एक था आपका रेखीय, दूसरा था आपका साखीय, और तीसरा था आपका मैथेटिक्स। पीछे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं मैथेटिक्स। इनको याद रखने के लिए एक टर्म याद रखिएगा, याद हो जाएगा, रेशमा। हो गया याद। जब कभी आप ये वर्ड बोलेंगे आपको तीनों अभिक्रमित अनुदेशन विधियां याद रहेंगी, रेखीय, साखीय, मैथेटिक्स। रेशमी, रेशमा, ऐसा करके कुछ भी याद कर लीजिएगा, फंटेस्टिक, आपको याद रहेगा। कभी भूल जाओ मुझसे कहना। तो रेशमी, रेशमी से भी आप याद रख सकते हैं, रेखीय, साखीय, मैथेटिक्स। तो यहां पर रेखीय अभिक्रमित प्रक्रिया में आर का मतलब पूछा जा रहा है। ओके, ए इज राइट आंसर। रीडिंग, रिस्पॉन्स, रिएक्शन, रिमेंबरिंग, 3 ये नहीं होंगे, ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है 12। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है। अब देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में जहां कहीं आपको पढ़ाया बाल विकास के नियम और सिद्धांत, वहां
पिछली वीडियो में बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, लिंक सारे पड़े हुए हैं, आप चैनल पर जाकर बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि यही सारे वीडियो हैं, पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी पढ़ाई हैं, आप उनमें जाकर देख सकते हो। तो वहां मैंने बताया था कि बाल विकास का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक बच्चा दूसरे से विशिष्ट है, कोई दो बच्चे एक समान नहीं होते, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है वो। अब यहां देखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए, एक विषम रूपी अलग अलग विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। असंभव नेगेटिव पॉइंट है, गलत हो गया। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती और ना ही उनके लक्ष्य समान होते, गलत। पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ समानताएं जरूर होती हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, जब व्यक्तिगत भेद है तो सबको एक समान पाठ्यचर्या नहीं दी जा सकती है। डी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। डी इज राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, जनजातीय बच्चों को शिक्षित करने का सबसे उचित उपाय, शिक्षित करने हेतु उचित उपाय हैं। पहला ए ऑप्शन है आपका, स्कॉलरशिप देना, माता पिता को शिक्षा का महत्व बताना, अलग शिक्षण संस्थाएं संचालित करना। उपरोक्त सभी, आपको पता है यहां पर जनजातीय यानी वंचित बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है। एसटीज, जिनकी एजुकेशन से अब तक पहुंच नहीं हो पाई है, वो नहीं पहुंच पाए हैं समावेशी प्रोग्राम के बाद भी। तो यहां पर सुझाव डी सही होगा कि अगर हम उनको स्कॉलरशिप देंगे तो वो कर पाएंगे, एजुकेशन सीख पाएंगे। माता पिता को शिक्षा का इंपॉर्टेंस बताएंगे तो शायद सीख पाएंगे, और अगर उनके लिए कुछ अलग संस्थाएं भी संचालित कर दी जाएंगी तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसलिए डी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? ऑप्शन ए, सच्चरित्रता, अच्छा चरित्र, संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी, यौन शिक्षा की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स एजुकेशन। तो आपको पता उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का लक्ष्य पूरा हो सकेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब प्रजातांत्रिक के साथ हो सकता है ये टर्म बदल जाए, जनतांत्रिक पूछ लिया जाए, लोकतांत्रिक पूछ लिया जाए। इन तीनों शब्दों की अंग्रेजी डेमोक्रेटिक ही रहेगी। जब कभी पूछा जाता जॉन डीवी ने कौन सी एजुकेशन का प्रतिपादन किया, तो प्रगतिशील शिक्षा किसके नाम से जानी जाएगी? जॉन डीवी के नाम से जानी जाएगी। और प्रगतिशील शिक्षा का मूल आधार जनतांत्रिक है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक है वो, यानी प्रत्येक के लिए बात हो रही है, एक एक व्यक्ति। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का लक्ष्य पूरा हो सकेगा सामूहिक शिक्षण प्रणाली में, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। ऑप्शन डी, शिक्षकोन्मुखी प्रणाली में। ऑप्शन डी, अधिनायकवादी शिक्षण प्रणाली में। आप देखेंगे एक बार, ऑप्शन ए सामूहिक शिक्षण प्रणाली में, ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में, ऑप्शन सी शिक्षकोन्मुखी प्रणाली में, ऑप्शन डी अधिनायक को तो तुरंत क्रॉस करो आप। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात चल रही है, इसका मतलब अधिनायकवादी, सत्तावादी, स्वेच्छाचारी, ये सारे पॉइंट नेगेटिव होंगे। अब चाइल्ड सेंटर्ड से ही आप पकड़िए, जनतांत्रिक मूल्यों के विकास का लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब शिक्षा हमारी बाल केंद्रित बनेगी। तो बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, बाल अपराधी बालकों को सुधारने के लिए किसकी मदद लेनी चाहिए? देखेंगे यहां पूछा जा रहा, बाल अपराधी बालक, डिलिक्वेंट चिल्ड्रन को सुधारने के लिए, अब उनको इंप्रूव करने की बात आ रही है, किसकी मदद लेनी चाहिए? शिक्षक की, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मनोचिकित्सक की, ऑप्शन डी बड़े अपराधियों की, ऑप्शन डी छात्रों की। क्लियर है? बेहतर आपका होगा मनोचिकित्सक, क्योंकि बाल अपराध करके बन चुका, बाल अपराधी हो चुका है,
उससे पहले की स्थिति शिक्षक के हाथ में होती, जब वो अपराधी बन चुका है तो फिर मनोचिकित्सक ही कुछ अच्छा कर सकता है। तो वी विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्लासरूम टीचिंग का मेन उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्रों के मानसिक विकास को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, छात्रों के नैतिक विकास को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप अगर इस क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, हम ठीक से पढ़ेंगे, तो मुझे लगता कि डी में अगर ऑप्शन आता उपरोक्त सभी तो ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन अब डी ऑप्शन कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमें चुनने में थोड़ी सी सजगता करनी पड़ेगी। छात्रों के मानसिक विकास, एक पक्ष की बात हो रही है, जी नहीं, नहीं सही होगा, क्योंकि बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दे रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कर रही है? बालकों के सर्वांगीण विकास पर, सभी पक्षों पर, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, क्रियात्मक, सभी पक्षों पर फोकस कर रही है। तो जिसमें ज्यादा पक्ष जुड़ जाएंगे वो हमारे लिए राइट होना चाहिए। यहां नैतिक विकास एक पक्ष फिर दे रहा है, तो आप बी को टिक करें, छात्रों के मानसिक व शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना। बी क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने शिक्षा की किस व्यवस्था का समर्थन किया था? गांधी जी के एजुकेशन के बारे में आप जानते होंगे, बेसिक शिक्षा इनका एक पूरा एजुकेशन प्रोग्राम है। वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी का फिलॉसफी शिक्षा के बारे में, मूलभूत शिक्षा का, बाल केंद्रित शिक्षा का, परियोजना आधारित शिक्षा का, कार्य आधारित सीखने की शिक्षा का, इसमें ध्यान दीजिएगा। मेन जो पॉइंट बन जाएगा वो बी होगा आपका, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, अब देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव की बात चल रही है। मूल्यांकन की दृष्टि से अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए, विश्वसनीयता का गुण होता है। बी, वैधता का गुण होता है। सी, व्यक्तिनिष्ठता का गुण होता है। उपरोक्त सभी, देखकर बताइए आप। व्यक्तिनिष्ठता का गुण जहां लिखा है यहां पर होना चाहिए था वस्तुनिष्ठता, टाइपिंग मिस्टेक्स है। विश्वसनीयता का गुण, वैधता का गुण, वस्तुनिष्ठता का गुण, तो डी राइट हो जाएगा। ये तीनों गुण होने चाहिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा का शिक्षण होना चाहिए। अब देखेंगे यहां पर भाषा विकास की बात चल रही कि भाषा का शिक्षण कैसे करवाना चाहिए एक टीचर को। भाषा पेडागोजी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऑप्शन ए, औपचारिक। ऑप्शन बी, अनौपचारिक। ऑप्शन सी, निरौपचारिक। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। गैस करें आप आंसर। पहले तो इन टर्म को आप समझ सकते हो। औपचारिक, फॉर्मल एजुकेशन की बात चल रही है। फॉर्मल इसका मतलब कोई प्रोग्राम तय करो, उसके द्वारा समय तय करो, जगह तय करो, तब भाषा सिखाओ उनको, तो ये गलत हो जाएगा। औपचारिक, आपकी स्कूली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा का समय भी निश्चित है, पाठ्यक्रम भी निश्चित है, स्थान भी निश्चित है, राइट, पढ़ाने वाले लोग भी निश्चित हैं। तो क्या भाषा शिक्षण में इसको अप्लाई कर सकते हो? जी नहीं। दूसरा है आपका अनौपचारिक, इनफॉर्मल, मतलब कोई जगह निर्धारित नहीं हो, घर से लेकर कहीं भी समाज में सिखाओ भाषा शिक्षण। निरौपचारिक में क्या होता, कुछ चीजें निश्चित होती हैं, सब कुछ नहीं बट कुछ चीजें निश्चित होती हैं। तो भाषा शिक्षण के लिए तो मेरे ख्याल से बी सही होना चाहिए, अनौपचारिक। बच्चा दूसरों को जब जब सुनेगा तब तब अपने आप में इंप्रूवमेंट करेगा। तो घर से शुरुआत हो जाएगी और समाज में जहां जहां जाएगा भाषा सीखता रहेगा। तो बी राइट आंसर होगा, अनौपचारिक। भाषा शिक्षण होना चाहिए अनौपचारिक, राइट। अगर आपको किसी ऑप्शन पर, आंसर पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिएगा, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बात कहनी है कि अगर आप थक रहे हो, परेशान हो रहे हैं, तो मुझे तो भी बोलिएगा। क्वेश्चंस की लिस्ट काफी है, हम धीरे धीरे आगे तक पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है? अब देखेंगे, पाठ्य सहगामी पूछ रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का क्या रिजल्ट निकलेगा? ऑप्शन ए, छात्रों का समय नष्ट नहीं होगा। छात्रों का समय नष्ट नहीं होता है। हाँ, हम सोच सकते हैं कि अगर वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं तो समय नष्ट नहीं होगा, लेकिन ये निगेटिव ही है। को करिकुलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासरूम। क्यों? ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। एनसीएफ 2005 कह रहा है शिक्षा को चौमुखी, छात्र को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो इसका मतलब गलत हो गया ये। उनका सर्वांगीण विकास होता है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शायद क्लियर हो गया। बी इज राइट आंसर, बाकी पर मत सोचिए। एनसीएफ 2005 कह रहा है छात्रों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। केवल मानसिक पक्ष पर ही बल नहीं देना है। डॉक्यूमेंट्स लेकर अगर वो फर्स्ट क्लास पास भी हो रहा है और बाकी चीजें उसमें नहीं आ रही तो सब बेकार। इसका मतलब सभी पक्षों पर। तो सही है, सर्वांगीण विकास होता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, बाल अपराध को रोकने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? देखेंगे आप, बाल अपराध पूछा जा रहा, इसको रोकने के लिए मम्मी पापा की जिम्मेदारी क्या है, माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना चाहिए। डांटना निगेटिव वर्ड है, गलत होगा। बच्चों की उपेक्षा, आप यहां से नोट कर सकते हो कौन से शब्द पेडागोजी की दृष्टि से निगेटिव हैं। तो डांटना गलत है, उपेक्षा गलत है। जिन ऑप्शंस में ये शब्द आएंगे उन्हें काट दीजिए। केवल, सिर्फ, ही, ये बता चुका हूं मैं आगे। कठोर गलत है। बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को पीटना गलत है। सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी उसके शिक्षण कार्य में उसकी सहायता कैसे करती है? अब पूछा जा रहा है, जब टीचर शिक्षण कार्य कर रहा है तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी उसके लिए क्या हेल्पफुल, कैसे हेल्पफुल रहेगी, क्या मदद करेगी? तो ऑप्शन ए, शिक्षक को अधिक व्यवहारिक बनाकर, बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो जाएगा वो। बी कह रहा है शिक्षक को और अधिक योग्य बनाकर, जितना है उससे ज्यादा योग्य हो जाएगा। शिक्षक को प्रभावशाली ढंग से सिखाने योग्य बनाकर। डी कह रहा है उसकी योग्यता से उसका परिचय कराकर। आप देखेंगे अधिक व्यवहारिक। अब यहां पर कौन सा पॉइंट निगेटिव है? व्यवहारिक तक तो सही है, लेकिन अधिक व्यवहारिक गलत हो गया। जितना जरूरत है उतना होना चाहिए। शिक्षक को और अधिक योग्य, पहले ही कह चुका हूं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की योग्यता से कहीं महत्वपूर्ण यह बात है कि वो बच्चों के व्यवहारों को समझने के योग्य हो। तो ये बी भी गलत हुआ। सी राइट आंसर है, शिक्षक को प्रभावशाली ढंग से सिखाने के योग्य बना देगी। बच्चों के व्यवहार को समझेगा वो क्लासरूम में और बेहतर तरीके से प्लानिंग करके सिखाने के योग्य हो जाएगा। उसकी योग्यता से उसका परिचय कराकर कोई मतलब नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ भी चुका है ये सीटेट में। पाठ्यचर्या के बारे में पूछा जा रहा है, पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? तो ऑप्शन ए, कक्षा में प्रयोग किए जाने वाली पाठ्य सामग्री। अब आपको पता होना चाहिए पाठ्यचर्या करिकुलम की बात चल रही है, तो कक्षा में लिमिटेशन तय हुआ इसलिए गलत है। कक्षा से कोई मतलब नहीं है पाठ्यचर्या का, विद्यालय से मतलब होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित होगी, ये तो एक पार्ट हुआ केवल। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ये भी पार्ट हुआ। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। राइट आंसर डी। करिकुलम का आशय विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। इट्स अ बिग थिंग। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25,
आगमन विधि के संबंध में सत्य कथन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए, यह एक तर्क आधारित विधि है। अब से आपने पढ़ा होगा आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। यह एक तर्क आधारित विधि है। इस विधि से गृह कार्य का बोझ कम होता है। ऑप्शन सी, यह विधि यथार्थ अनुभव पर आधारित है। उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26, क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। एक टीचर टीचिंग करते समय बहुत सारी शिक्षण विधियों का, बहुत सारे मेथड्स का प्रयोग क्यों करता है, ये पूछ रहा है आपसे। आंसर करें। ऑप्शन ए, शिक्षण को सरल बनाने के लिए। बी, छात्र के शिक्षण अनुकूलन के लिए। ऑप्शन सी, छात्रों में रुचि जागृत करने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। इससे शिक्षण सरल भी हो जाता है, छात्र शिक्षण के साथ अनुकूलन भी करने लगता है और छात्र की रुचि भी जागृत रहती है। एक कंडीशन में वो बैठे बैठे बोर हो जाता है, इसलिए वो चेंज होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्रियात्मक शोध का विकास हुआ। अक्सर आप सुनते होंगे एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च। अब इसका विकास कहां हुआ इस प्रोसेस का? पहले तो ये समझिए, एक्शन रिसर्च से किसी छोटी समस्या का समाधान निकालते हैं, ज्यादातर क्लासरूम संबंधी। तो हो सकता है यहां पूछा जा सकता है कि एक्शन रिसर्च क्रियात्मक शोध से किसका समाधान करते हैं? छोटी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब पूछ रहा है यहां पर क्रियात्मक शोध का विकास कहां हुआ है। ऑप्शन ए, जापान। ऑप्शन बी, अमेरिका। ऑप्शन सी, जर्मनी। ऑप्शन फ्रांस। बी इज राइट आंसर, अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। अभिरूपता शिक्षण का संबंध है। अब ये टर्म आप समझिए, अभिरूपता शिक्षण। छात्रों को भाषा कौशलों में दक्ष बनाने से संबंधित है। प्रशिक्षण शोधार्थियों से संबंधित है। प्रशिक्षक से संबंधित है। छात्र अध्यापकों के शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण से संबंधित है। डी इज राइट। अभिरूपता शिक्षण का संबंध शिक्षण में छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण। अब यहां पूछा जाता है शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण छात्र अध्यापकों में किससे संबंधित होता है, तो अभिरूपता शिक्षण से होता है। यहां पर बहुत सारे शिक्षण कौशल को एक एक करके शिक्षक को सिखाने की कोशिश की जाती है, पीपल टीचर को सिखाने की कोशिश की जाती है, इसलिए उनमें अभिरूपता लाने की कोशिश की जाती है। अभिरूपता शिक्षण है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि में अक्षर ज्ञान डैश क्रियाओं की सहायता से करवाया जाता है। पेस्टोलॉजी, अब देखेंगे पेस्टोलॉजी की जो रचनात्मक विधि। अब यहां पर दो सवाल अपने आप आइडेंटिटी करो आप। रचनात्मक विधि से कौन संबंधित है? पेस्टोलॉजी। या पेस्टोलॉजी की विधि को किस नाम से जानते हैं? रचनात्मक विधि के नाम से। अक्षर ज्ञान करवाने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं शामिल, उन पर चर्चा हो रही। पहला पृथक्करण, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है एकीकरण और चौथा है उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। जब कोई छात्र उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाता जितनी कि उसमें क्षमता है, तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है। अब समझिए, प्रश्न को पहले समझने की कोशिश करो। आप कह रहे हैं कि जब कोई छात्र उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाता जितनी कि उसमें क्षमता, इसका मतलब उसमें क्षमता तो है लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पा रहा, उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, समझते हैं। ऑप्शन ए, बालक अपनी क्षमता को ज्यादा आंकता है। ओवर कॉन्फिडेंस है, गलत होगा। बालक पाठ को पुनः दोहराता नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्षमता जब उसमें अधिक है तो पाठ दोहराने की आवश्यकता इतनी नहीं है, यह भी नेगेटिव है। वास्तव में बालक की क्षमता काफी कम है, यह तो नेगेटिव ही है। प्रश्न में कह रहा है उसकी क्षमता अधिक है, ऑप्शन में कह रहा है कि उसकी क्षमता कम है, तो 3 गलत हो गए, चौथा सही है केवल। बालक सफलता एवं क्षमता में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहा, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, यह वजह है, इसलिए वो उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाता जितनी कि उसमें क्षमता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31।
गृह कार्य अलग अलग बच्चों डैश। ऑप्शन ए की रुचि के अनुसार होना चाहिए, के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, के लिए कभी एक सा नहीं होना चाहिए, डी योग्यता स्तर के अनुसार होना चाहिए। भाई जब पाठ्यक्रम एनसीएफ ने कह दिया कि छात्रों की आवश्यकता स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो गृह कार्य में भी छात्रों का स्तर ध्यान रखना पड़ेगा। डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, निरंतर आंतरिक परीक्षण से निम्न में से कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? निरंतर, अब देखेंगे यहां पर समझने की कोशिश करो आप, कंटिन्यू पूछा जा रहा है लेकिन आंतरिक परीक्षण पूछ रहा है एक शिक्षक के द्वारा, इंटरनल एग्जामिनिंग। कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, इससे छात्र अध्यापकों का अधिक आदर। अब आदर तक सही है, अधिक गलत हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग। इसके कारण छात्र पूरा वर्ष परिश्रम करते हैं। देखिए होल ईयर काम करते रहते हैं, मतलब पूरे साल वो स्टडी से जुड़े रहते हैं। इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। मे भी हो सकता है इससे छात्रों को अधिक अंक प्राप्त होते हैं। कौन सा सही होगा? आंतरिक परीक्षण की बात चल रही है, कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? इससे आंतरिक परीक्षण है, डी इज राइट आंसर। इससे छात्रों को अधिक अंक प्राप्त करने में आसानी होती है, बाकी कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए। किसकी बात चल रही? विचार संप्रेषण की, विचार अभिव्यक्ति की बात चल रही है। ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा नियंत्रित, ऑप्शन सी अधिक अनुशासित, ऑप्शन डी अनैच्छिक। तो अनैच्छिक को तो पहले ही क्रॉस कर दो आप, अधिक अनुशासन को भी क्रॉस कर दो। अनुशासन तक तो सही था, अधिक गलत हुआ। शिक्षक द्वारा नियंत्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसलिए यह भी गलत है, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ए इज राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, छात्रों को एक नियत कार्य देने के बाद उन्हें प्रयोगशाला में उसे पूरा कराने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। पूरा करने का, पहले तो हम क्या करते हैं, उनको कोई निश्चित कार्य देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, उन्हें प्रयोगशाला में उसे पूरा करने का भी उत्तरदायित्व सौंप देते हैं, जिम्मेदारी सौंप देते हैं। ये कौन सी विधि में होता है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, किंडरगार्टन विधि में, खेल विधि में। आप देखेंगे तीन एक पक्ष पर बल दे रही हैं, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, खेल विधि। इसका मतलब अगर ये सही होती तो एक ही हो जाती, है गलत है। बी इज राइट आंसर। तीन एक जैसे और एक अलग, तो ये सही है, प्रोजेक्ट विधि में होता है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षण का कार्य अन्य कार्यों व्यवसायों से श्रेष्ठ है क्योंकि, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, अन्य व्यवसायों से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए बच्चों को नियंत्रित करना आसान होता है। अंदाजा लगाइए इस पर, क्या कहेंगे आप? बच्चों को नियंत्रित करना आसान होता है? जी नहीं। ऑप्शन बी, इसके द्वारा राष्ट्र निर्माण में सहभागिता होती है, राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करते हैं हम। शिक्षकों का वेतन भत्ता आकर्षक है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मुझे तो लगता है यही सोचते हैं आप, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीचिंग जॉब में ही आना चाहते हैं। इसमें ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है ये दोनों चीजें आप सोचते होंगे लेकिन ये गलत है। बी इज राइट आंसर। इसके द्वारा राष्ट्र निर्माण में, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, आपको याद होगा, तो इसका मतलब राष्ट्र निर्माण में सहभागिता करने का अवसर मिलता है। ये पॉजिटिव आंसर आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, पाठ्यक्रम निर्माण में किस तत्व को सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण की बात चल रही है, कौन सा तत्व है जो सर्वोच्च वरीयता वाला माना जाए? शिक्षक की समर्थता, कैपेबिलिटी ऑफ टीचर, बच्चों की आवश्यकताएं एवं क्षमताएं, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवं कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आस्था तथा मान्यताएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्श,
आपको पता है पाठ्यक्रम निर्माण, ये भी वहीं टिका हुआ चाइल्ड सेंटर्ड पर, बाल केंद्रित पर। तो इसका मतलब बी इज राइट आंसर, बच्चों की आवश्यकताएं एवं क्षमताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा के व्यापक अर्थ में मुख्य स्थान पर होता है। मुझे ये बात बार बार नहीं कहनी चाहिए कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके शिक्षण पेडागोजी से संबंधित। आप आंसर सोच समझ कर करिए। शिक्षा के व्यापक अर्थ में पूछ रहा है, मुख्य स्थान पर होता है बालक, शिक्षक, विद्यालय, अभिभावक। चाइल्ड सेंटर्ड 20वीं शताब्दी। इसका मतलब ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ डैश के अतिरिक्त, बहुत सोचकर जवाब करिए, बहुत सोचकर। जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ डैश के अतिरिक्त है, तो के अतिरिक्त पूछ रहा है, निगेशन में है ये। सभी के लिए शिक्षा। अब यहां पर समझिए ट्रिक है कि 3 होंगे, 1 नहीं होगा। 3 हैं और 1 नहीं है। अब इस पैटर्न पर इसका जवाब दें, 1 नहीं है, ये वाला आपका जवाब होगा, 1 नहीं है। तो अगर पूछा जाए जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ है, सभी के लिए शिक्षा ये है, स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा है, छात्रों को भारतीय संविधान पढ़ाना, ये नहीं है, तो यही हमारा जवाब होगा, बोलने तथा विचार प्रकट करने की शिक्षा। अब देखेंगे जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ, सभी के लिए शिक्षा है, स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा है, बोलने तथा विचार प्रकट करने की शिक्षा है, छात्रों को संविधान पढ़ाने की शिक्षा का अर्थ नहीं यहां निकलेगा, इसलिए अतिरिक्त तो पूछा जा रहा, तो सी इज राइट आंसर। समझ पा रहे होंगे आप, 3 पॉजिटिव और 1 निगेटिव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। प्राइमरी लेवल पर पूछ रहा है एवोल्यूशन के लिए। ऑप्शन ए लिखित परीक्षा विधि, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक परीक्षा विधि, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा विधि, ऑप्शन डी वार्षिक परीक्षा विधि। रिप्लाई करें आप। सी इज राइट आंसर। प्राइमरी लेवल पर मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि मौखिक परीक्षा विधि। अगर यही सवाल पूछा जाता कि प्राथमिक लेवल पर शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो भी कहानी विधि ही मानी जाएगी, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, चिंतन कॉमा होना चाहिए, बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता की वृद्धि के लिए निम्न में से एक विषय माना जाता है। अब देखेंगे 3 पॉइंट। एक तो चिंतन की बात हो रही है, दूसरा आपका बोध से रिलेटेड बात चल रही है, तीसरा आपका तर्क से रिलेटेड बात चल रही है, तर्क शक्ति विश्लेषण। अब इन पॉइंट्स पर अगर पूछा जा रहा कि कौन सा विषय संबंधित है, तब आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन ए कह रहा आपका भूगोल, ऑप्शन बी कह रहा भाषा, ऑप्शन सी कह रहा गणित, ऑप्शन डी कह रहा समाज विज्ञान। सी इज राइट आंसर। गणित तो होना चाहिए, जिसमें चिंतन, बोध, तर्क शक्ति तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है, तीनों की क्षमता की वृद्धि हो जाती है छात्र के अंतर्गत। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान की चर्चा चल रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि का सोपान है सूचनाओं का संग्रहण करना। ऑप्शन बी कह रहा आंकड़ों को संगठित करना, ऑप्शन सी कह रहा समस्या की प्रकृति निर्धारित करना। तो तीनों आपके गलत हो जाएंगे, निष्कर्ष निकालना डी इज राइट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गणित शिक्षण से संबंधित यह सवाल है। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री की बात चल रही है, बालकों को विषय से परे ले जाने, जहां पढ़ा रहे हैं उससे ऊपर ले जाने के लिए, बालकों के मनोरंजन के लिए, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, बालकों को लुभाने के लिए। सोचकर जवाब दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 42, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए। ऑप्शन बी, बालकों के मनोरंजन के लिए। ऑप्शन सी, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, बालकों को लुभाने के लिए। सी इज राइट आंसर, रुचि जागृत करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों की बात चल रही है, शिक्षण के टीचिंग से रिलेटेड बात चल रही है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, ब्लूम के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, बेकन के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा। आई होप सबको पता होगा, राइट आंसर ब्लूम। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य तीनों का वर्गीकरण है। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान, लास्ट एस्पेक्ट पूछ रहे हैं, अंतिम स्टेप्स है। उद्देश्य निर्धारण, मूल्यांकन, अधिगम, उपरोक्त सभी। सोचकर आंसर करें। बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, पाठ योजना का भाग नहीं है। पाठ योजना का भाग नहीं है। ऑप्शन ए, पाठ्य प्रस्तुति। ऑप्शन बी, प्राप्य उद्देश्य। पहला कह रहा पाठ्य प्रस्तुति, प्राप्य उद्देश्य का मतलब जो उद्देश्य हमने तय किए हैं उनको प्राप्त करना। पूर्व ज्ञान का पता लगाना, शिक्षा के उद्देश्य। तो सी इज पूछा जा रहा था, नहीं है। सी इज राइट आंसर। शिक्षा के उद्देश्य पाठ्य योजना से संबंधित नहीं है। राइट, शिक्षा एक व्यापक फील्ड है और पाठ्य योजना एक छोटा, तो इसका मतलब पाठ्य योजना का पूछा जा रहा है, शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। से सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। देखेंगे आप, सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र पर आधारित कौन सी विधि है? गेस करेंगे आप। ऑप्शन ए, आगमन विधि। ऑप्शन बी, निगमन विधि। ऑप्शन सी, विश्लेषण विधि। ऑप्शन डी, आगमन निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट पूछा जा रहा, बी इज राइट आंसर। क्योंकि पता होना चाहिए नियम हमेशा सामान्य होता है और उदाहरण हमेशा विशिष्ट होता है, तो नियम से उदाहरण ही बन रहा है और इसलिए यह आपकी निगमन विधि राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ऑप्शन ए, कठिनाई स्तर का, उद्देश्यों का, प्रकृति का, निर्माण का। आप रिप्लाई करें। एक अचीवमेंट टेस्ट है और एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है? बी इज राइट आंसर, उद्देश्यों का अंतर होता है। राइट, दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। उपलब्धि परीक्षण में जो बच्चा पढ़ता है वो जानने की कोशिश करते हैं, नैदानिक जहां कमियां रह जाती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, मार्गदर्शन। ऑप्शन बी, योजना। ऑप्शन सी, शिक्षण। ऑप्शन डी, बजट बनाना। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका के बारे में वर्णन किया गया है, टीचर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो है में मार्गदर्शक है, योजना का निर्माण करता है, योजना भी बनाता है, योजना से भी संबंधित है वो, और शिक्षण भी करता है, लेकिन बजट बनाने का काम उसका नहीं होता है और नहीं ही पूछा गया था। तो डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, यह क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, एक बार और आ चुका, लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है। आप
देखेंगे शायद दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाए गए, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाने की संभावना है। आंसर्स आपके वही हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण को वैध भी होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, उपयोगी भी होना चाहिए। उपयोगी इसमें नहीं आया, लेकिन 4 विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। पहला है आपका उसकी वैधता, दूसरा है उसकी विश्वसनीयता, तीसरा है उसकी वस्तुनिष्ठता और चौथा होता है उसकी उपयोगिता। तो इनसे संबंधित जो डिस्कशन है वो मूल्यांकन के चैप्टर में करेंगे। फिलहाल आपका आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र डैश विधि पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब देखेंगे विशिष्ट से सामान्य के बारे में पूछा जा रहा और स्थूल से सूक्ष्म के बारे में पूछा जा रहा। तो विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र डैश। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी निगमन, ऑप्शन डी संश्लेषण। गैस कर सकते हो आप। अब देखेंगे विशिष्ट क्या होता है। विशिष्ट हमेशा उदाहरण होता है और नियम हमेशा सामान्य होता है। तो उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में बढ़ते हैं। ए इज राइट आंसर, आगमन विधि में। ओके गाइस, ये थे आज के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा इन क्वेश्चंस को। आपको अपना मूल्यांकन करना है, देखना है कि कितने स्कोर आपने किए हैं। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। ज्यादातर कोशिश की गई है कि क्वेश्चंस के आंसर्स में पारदर्शिता रहे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और एक खास बात और है कि आपको बहुत सारे बच्चों का आ रहा कि क्वेश्चंस की पीडीएफ उनको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो चैनल में कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसका पीडीएफ और आंसर्स आपको वहां मिलेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहतर होगा ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। मैं और अच्छी से आपको सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। आज तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।